इधर अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका एक तरफ तो ईरान से बातचीत की कोशिश में जुटा है, दूसरी तरफ वो उसके खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है उसकी, और उसके तहत उसने 10,000 सैनिकों को पश्चिम एशिया में तैनात करने का फैसला ले लिया है। तो यह रिपोर्ट कहती है कि इनमें 6,000 सैनिक तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के साथ रवाना भी हो चुके हैं और बाकी के 4,000 भी जल्द ईरान के नजदीक पहुंच जाएंगे। ये न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेरेबंदी में जुटेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर ईरान में जमीनी युद्ध के लिए भी उतर सकते हैं। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर दबाव ये जारी रहा तो वो फारस की खाड़ी से कारोबार पूरी तरह रोक देगा, ओमान की खाड़ी तक हो रहा कारोबार पूरी तरह रोक देगा, लाल सागर से भी कारोबार पूरी तरह रोक देगा, क्योंकि वहां पे हूथी लड़ाके हैं, जिसका वो समर्थन करता है वो उसका समर्थन करते हैं। और इस स्थिति में पूरी दुनिया की आर्थिक हालत और खराब हो सकती है। तो यह रिपोर्ट कहती है कि ईरान के इसी रुख को देखते हुए अमेरिका एक तरफ तो उस पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ उसने बातचीत के भी दरवाजे खुले रखे। दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने को लेकर कोशिशें जारी हैं। माना जा रहा है जल्द ही उनके बीच फिर से बातचीत हो सकती है। युद्ध विराम को आगे जारी रखने पर चर्चा भी हो सकती है। जो सीज फायर हुआ था उसकी समय सीमा 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। युद्ध फिर होगा इसके बाद या नहीं होगा, इस पर अमेरिका और ईरान बैठक कर सकते हैं, लेकिन बातचीत के अलावा अमेरिका दूसरे प्लान बी के लिए भी तैयारी कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में अलग अलग जगहों पर पहले से अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक तो तैनात हैं ही। कई ओमान की खाड़ी में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों पर मौजूद हैं। वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेरेबंदी में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में 10,000 और सैनिक जल्द ही ईरान को घेरने जुट जाएंगे। उसके उन सभी का इस्तेमाल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका कर सकता है। अगर युद्ध जारी रहा तो उस स्थिति में वो ईरान की जमीन पर भी उतर सकते हैं। यह दबाव बना रहा है अमेरिका, और आर पार की लड़ाई वो लड़ सकते हैं उसके सैनिक। अमेरिका जो अपने 10,000 और सैनिकों को वहां भेज रहा है, उनमें 6,000 सैनिक किसी भी वक्त ओमान की खाड़ी में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, वो वहां जा रहा है, उसके साथ है वो। उन्हें वहां ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा 4,000 और सैनिक, अतिरिक्त सैनिकों को भी जल्द वहां भेजा जाएगा, ये रिपोर्ट कह रही है। और इनमें मरीन कमांडो भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें समुद्र में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, हवा में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जमीन पर लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर तरह की जंग में उतरने के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। तो खबर है कि इन सैनिकों के जरिए अमेरिका कई विकल्पों की तैयारी में है। वो पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाकर ईरान को हर तरफ से घेरने की तैयारी में है। अगर बातचीत फेल हो गई तब वो ईरान पर और बड़ा हमला कर सकता है। उसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, तेल के ठिकाने हैं, गैस के भंडार हैं, सभी पर वो कब्जा करना चाहता है। हालांकि ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर यह दबाव बनाया गया तो वो भी बेहद खतरनाक कदम उठाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के बाद वो लाल सागर से भी कारोबार रोकने की कोशिश करेगा। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले तेज कर सकते हैं। उधर जंग रोकने पर हो रही बातचीत की कोशिशों के बीच पाकिस्तानी फौज के 13,000 जवानों की एक टुकड़ी की तैनाती सऊदी अरब में कर दी गई। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने बताया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने करीब 13,000 सैनिक और 18 लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। पाकिस्तान का कहना है उसने ये तैनाती सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत की है। रक्षा समझौता हुआ था पिछले साल, सैन्य समझौता, जिसे वो इस्लामी नेटो कहा जा रहा था। इसके तहत एक देश पर हमला होगा, दूसरे देश पर हमला माना जाएगा उसे, मतलब सब पर हमला माना जाएगा। अभी तो दो ही हैं इसमें। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, सैनिक देंगे, हथियार देंगे, लड़ाकू विमान देंगे, दुश्मन से सुरक्षा करेंगे। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान ने सऊदी अरब को भी निशाना बनाया, तो ईरान ने सऊदी अरब पर भी हमले किए, मिसाइलें गिराई, ड्रोन गिराए। अमेरिका के सैन्य ठिकाने जो हैं सऊदी अरब में, उनको तबाह करने की कोशिश की, और यहां तक कि ईरान ने वहां के तेल ठिकानों को भी नहीं छोड़ा, वहां भी हमले किए। सऊदी अरब को ईरान से खतरा महसूस हुआ तो उसने पाकिस्तान को सैन्य समझौते की याद दिलाई। अब पाकिस्तान के लगभग 13,000 जवान और करीब 18 लड़ाकू विमान सऊदी अरब भेज दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, पहरेदारी के लिए। 1991 की गल्फ वॉर के बाद पाकिस्तान की सऊदी अरब में यह सबसे बड़ी सैन्य तैनाती बताई जा रही। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की सऊदी अरब में तैनाती की टाइमिंग पर सवाल उठने शुरू हो गए।
क्योंकि पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की मेजबानी कर चुका है, दूसरे दौर की बैठक के लिए मंच तैयार करने में जुटा है। मतलब एक तरफ पाकिस्तान शांति की कोशिश में, दूसरी तरफ सऊदी अरब को मजबूत सैन्य मदद दे रहा है। हालांकि रॉयटर्स से बातचीत में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि सऊदी अरब में यह तैनाती किसी पर हमले के लिए नहीं की गई है, बल्कि शांति व्यवस्था को कायम रखने का एक प्रयास है। 2015 में यमन के साथ युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी। जब यमन से युद्ध हो रहा था सऊदी अरब का, उस समय पाकिस्तान सरकार ने वहां सैनिक भेजने से मना कर दिया था। इधर युद्ध में मध्यस्थता करवा रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गए तो पाकिस्तान के ही एक पूर्व मंत्री ने उन्हें डिफैक्टो लीडर बता दिया। डिफैक्टो लीडर यानी आसिम मुनीर को पाकिस्तान का असली नेता कह दिया और शहबाज शरीफ को सिर्फ नाम का नेता बताया गया। मतलब शहबाज शरीफ भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन जा तो सब जगह आसिम मुनीर रहे हैं। ताकत सेना प्रमुख के पास है, आसिम मुनीर के पास है, वही पाकिस्तान का नेतृत्व करते दिख रहे हैं। उन्हें डिफैक्टो लीडर बताया फवाद चौधरी ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री थे फवाद चौधरी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ नहीं चला रहे, आर्मी चीफ आसिम मुनीर चला रहे। पाकिस्तान की सत्ता पर सेना का पूरा कंट्रोल है, सेना प्रमुख के इशारे पर ही सभी फैसले लिए जा रहे हैं। और फवाद चौधरी ने यह बयान तब दिया है जब आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर पहुंचे। जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक होने की अटकलें लगाई गई। इस बात के भी संकेत मिले कि सीज फायर समझौते के लिए अमेरिका और ईरान की अगली बैठक पाकिस्तान में ही हो सकती है। लेकिन इससे पहले आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। उनके इस दौरे का मकसद क्या था यह पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जा रहा है वो जंग को लेकर ही ईरान के नेताओं से बात करने गए। ईरान के नेताओं से बात करने के लिए पाकिस्तान के नेताओं की बजाय सेना के मुखिया गए। तो सवाल उठने लग गए कि पाकिस्तान की बागडोर किसके पास है, कौन चला रहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने तो आसिम मुनीर को ही असली नेता बता दिया कि देख लीजिए वो ही जा रहे हैं। शहबाज शरीफ तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं। Well, frankly, there is no two opinions about that. That right now Pakistan is led by General Asim Munir. He is the de facto leader of Pakistan. फवाद चौधरी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान की कमान सेना प्रमुख के ही हाथ में है। If you see, the President Trump has actually named General Asim Munir as leader of Pakistan, and he has not even bothered to talk about Shehbaz Sharif. ट्रंप ने जब सीज फायर का ऐलान किया था तब भी उन्होंने आसिम मुनीर का जिक्र किया था, शहबाज शरीफ का भी नाम नहीं आता। लेकिन सेना प्रमुख का राजनीतिक मामलों में नाम जुड़ना पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं को भी खलने लग गया। इधर लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 विधेयक पेश कर दिए गए।